अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सिंह और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या ऑन चाइना, सऊदी अरेबिया एंड वाई इंडियन इज़ गेटिंग थॉट ऑन मदरसा इन इंडिया। तो देखते हैं भाई, अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है मेजर गौरव आर्या साहब। मेजर साहिब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेजर साहब, आज आपसे एक दो अहम बातें करनी है और वो सारी बात इंडिया की फॉरेन पॉलिसी या डिफेंस के हवाले से है। पहली बात तो ये आपसे मेजर साहब करनी है कि ये जो चाइना इंडिया की जो एक डिसंगेजमेंट इसे कह लें, या जो फोर्सेस विड्रॉल हो रहा है 2019-20 के बाद, ये तो एक बड़ा, जैसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा घमासान हुआ था। तो जिसको दुनिया ने, सारी बात है, बड़ा सीरियसली लिया। आप क्या समझते हैं? एक खबर ये आ रही है कि अगले हफ्ते जो समरकंद उज़्बेकिस्तान में मुलाकात हो रही है, सॉरी एससीओ की मीटिंग हो रही है, वहाँ लाइकली पॉसिबिलिटी है प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी मिलेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो चाइनीज ने विड्रॉल की है, ये दैट इज टू, ये कोई मुलाकात की इनिशिएटिव है, या क्या आप समझते हैं कि वैसे ही जो डायलॉग चल रहा था कमांडर लेवल पे और अभी उस पे कोई कंक्लूजन निकला है? नहीं चीमा साहब, इसमें 3-4 वजूहात हैं। नंबर 1, चाइना जब आया था तो चाइना को लग रहा था कि धक्का वक्का मारेंगे तो इंडियन आर्मी गिर जाएगी जमीन पे, फिर हम जैसे चाइना करता है अग्रेसिव, तो वो हुआ नहीं। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन है जो ताइवान के साथ इसका स्ट्रेस और टेंशन चल रहा है। वहां पे ऑकस की बात कर रहे हैं, क्वाड की बात कर रहे हैं, सब कुछ एक्टिव हो रहा है वहां पे बड़ी तेजी से। ये चाइना के ऊपर प्रेशर है। तीसरी जो बड़ी बात है चीमा साहब, कि चाइना की इकोनॉमी अंदर से मार खा रही है। जो रियल एस्टेट उनका बस्ट हुआ है, जो काफी वहां पे कोविड की वजह से उनकी इकोनॉमी को काफी हिट हुआ, और काफी बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं चीमा साहब, एक जिसको हम लोग शॉपिंग मॉल में रिटेल में कहते हैं ना, एंकर ब्रांड्स, कि एक ब्रांड आ जाता है वो फिर यू नो वो आ जाता है तो बाकी देखा देखी आ जाता है। तो उसमें एक जैसे एप्पल है, तो एप्पल ने अब एक खबर और आई थी कि टाटा इज गोइंग टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग एप्पल फोन्स, उनकी बात चल रही है। तो अभी तो जैसे हम लोग कह रहे थे ना कि ताइवानीज कंपनी है हु हैज गॉट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर, फिर वो सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं चाइना को, इंडिया को, वगैरह वगैरह। तो उस तरीके से हो रहा है। आज भी इंडिया में वैसे ही बन रहा है, लेकिन एप्पल फोन का डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टाटा करेगी। और टाटा इज वर्थ अबाउट 150 बिलियन यूएस डॉलर्स। मतलब कंप्लीट ग्रुप 130-150, उनका 100 बिलियन का तो टीसीएस है सब। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज तो 100 बिलियन की टीसीएस है। पता नहीं कितना वो ग्रुप कितना बड़ा है, कितना गहरा है, मुझे नहीं पता। एंड इट इज नॉट इंडियाज बिगेस्ट ग्रुप, इट इज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल, दो ये बात माननी पड़ेगी। टाटा से ज्यादा किसी की इज्जत नहीं है भारत में। जी मैं साहब, एक और बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब ना इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑल्सो। आप जब बात करेंगे, मुझे लगता है कि चाइना विल नाउ वांट टू गो इजी ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फॉर अ वाइल, बट दिस इज नॉट परमानेंट। चाइना का ये है ना कि आज की तारीख में चाइना का इंटेंट कुछ और है और उसकी कैपेबिलिटीज कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्योंकि वहां पे इट वांट्स टू फोकस ऑन ताइवान, बिकॉज उसको पता है भारत कहां जा रहा है। वो कल फिर आ जाएगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सामने दंदन आता हुआ चाइना, ठीक है, फिर उसको हम फेस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इट वांट्स टू ईज ऑफ द प्रेशर। जैसे जब इंडिया पाकिस्तान का मामला हुआ था, पहले ही सबको पता था कि अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ करेंगे, दोहा के अकॉर्ड हुए जिससे तालिबान आ गया, अमेरिकन चले गए। तो क्या हुआ उसके पहले बोथ द डीजीएमओ स्पोक, बोथ द गवर्नमेंट स्पोक, एंड लाइन ऑफ कंट्रोल पे शांति है तब से, बिकॉज दैट सेड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू डील ऑन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न बॉर्डर साइमल्टेनियसली। वही माइंडसेट चाइना का भी चल रहा है। इट्स डिफिकल्ट टू डील विद इंडिया एंड द क्वाड देयर साइमल्टेनियसली। और ये चाहता नहीं कि दोनों कन्फ्लिक्ट लिंक हो जाए किसी तरीके से। द लिंकिंग ऑफ बोथ द कन्फ्लिक्ट्स, बिकॉज द प्लेयर्स आर द सेम चीमा साहब इन बोथ द कन्फ्लिक्ट्स ना, द प्लेयर्स आर द सेम, द क्वाड इज देयर आल्सो, क्वाड इज हियर आल्सो। और जो अमेरिका एक्सरसाइजेस कर रही है भारत के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, दिस इज आल्सो सेंट अ मैसेज टू
China that, it is not just that America is only willing to fight in the oceans. America is also training to fight in the mountain. Why should America go there? America में पहाड़ नहीं है, America लड़े पहाड़ में अपना करे exercise. America is training with the Indians there. So this has sent a message to the Chinese. Chinese are under pressure. But पहला जो pressure है उनका, चीमा साहब, उनकी इकोनॉमी का है. पहला प्रेशर इंडिया का नहीं है जो हम समझें कि इंडिया ने इतना प्रेशर डाल दिया कि चाइना भाग गया. दैट्स नॉट ट्रू. इंडिया का भी प्रेशर है, लेकिन वो प्राइमरी प्रेशर नहीं है. प्राइमरी प्रेशर है कि उनकी इकोनॉमी मार खा रही है. दूसरा, ताइवान का दूसरा खुल गया मामला, और फिर ये बाकी सब चीजें जो चल रही हैं. बिल्कुल सही है. तो मेरे साहब, अगर ये असेसमेंट देखी जाए तो आप क्या समझते हैं कि यूएस और ताइवान ने तो फिर इंडिया को बेल आउट किया है? क्योंकि ये जो जैसे आपने खुद भी कहा और जैसे आपने कहा कि द चाइनीज कैन नॉट एंगेज एट मल्टीपल फ्रंट्स, तो आप इसको समझते हैं कि चाइना और अगर जो यूएस एंड ताइवान अगर फॉर अ मोमेंट इंडिया को एक क्राइसिस से बेल आउट कर रहे हैं, तो जो आप ये भी कहते हैं द चाइनीज विल कम बैक, तो फिर ये क्या निगोशिएशन होगी? जो जिसे कहते हैं ना एक गैर यकीनी सूरत हाल, तो इट विल बी फॉर लॉन्गर. आई डोंट थिंक चीमा साहब वर्ड ठीक है कि बेल आउट करा है. बेल आउट तो कोई किसी को नहीं करता है. बट हाँ, इसमें एक चीज है कि ये जो हिमालयाज में हमारी चाइना के साथ प्रॉब्लम है, दैट वील हैव टू फेस अलोन. वी हैव बीन फेसिंग अलोन सिंस 1962, इवन 1959 जहाँ पे गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में क्लैश हुआ था. 21 अक्टूबर की बात है. तब का क्लैश आप देख लीजिए. 1962 से पहले क्लैश हो रहे हैं, तो 50s से क्लैश हो रहे हैं चीमा साहब. तो तब तो अमेरिका नहीं था, तब तो ताइवान का इतना कोई मामला था नहीं. तो ये सब जो है ना चीमा साहब, दिस इज एन एवर आज की तारीख, इट्स ऑल चेंज ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कन्फ्लिक्ट चीमा साहब. जैसे हम लोग कहते हैं ना फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में, हम लोग क्या बात करते हैं कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में क्या हुआ है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कन्फ्लिक्ट हैज चेंज्ड. एक जमाने में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कन्फ्लिक्ट यूज्ड टू बी द एनिमी आर्मी, एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनिमी स्ट्रेटेजिक असेट्स. ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कन्फ्लिक्ट होते थे. आज की तारीख में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द एनिमी पॉपुलेशन. It comes under the umbrella of influence operations, or you can even call it information warfare, which is a subset of gray zone oblique hybrid warfare. कहने की बात ये चीमा साहब कि एक तरीके से प्रेशर रिलीज हुआ है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी कन्फ्लिक्ट की चेंज हो गई. बेल आउट किसी ने नहीं करा. देखिए ना, बात यह है कि आपके सर में दर्द है, ठीक है, तो आपका है, यू आर इरिटेटेड बाय दैट हेडेक, बट यू आर मैनेजिंग. आप दवाई ववाई खा के आप मैनेज कर रहे हैं. सडनली भगवान ना करे गए, पैर में चोट लग गई, दैट बिकम्स प्रायोरिटी फॉर यू. इट डज नॉट मीन दैट द हेडेक इज गॉन, बट आप सर मलने की बजाय अब आप पैर पे अपने लग गए ना, क्योंकि वहां से ब्लीडिंग हो रही है. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. इट्स जस्ट शिफ्टेड फोकस. एक बार वो होगा, चाइना विल कम बैक. तो मेरे साहब, इस वक्त जो बात की जाए, सिंगल मोस्ट बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया इज चाइना, या कि आप समझते हैं कि कोई और भी है? क्योंकि मनमोहन सिंह कहा करते थे इंटरनल, क्योंकि हमने लार्जली कोई इंडियन लीडरशिप से इस पैमाने पे, खासकर प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, कोई इस तरह नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की कोई डेफिनेशन उस तरह सुनी नहीं है. कि जी पाकिस्तान की बात नहीं हुई, एक इंटरनल हुआ करती थी जी के लेट से रेड कॉरिडोर है, कश्मीर है. सो इज दिस चाइना इज द लार्जेस्ट सिंगल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, और इज देयर एनीथिंग एल्स जो कि इंडिया समझता है कि वो है? चीमा साहब, आपका जो आकलन है, आपका जो एस्टिमेट है, वो गलत नहीं है. यू आर राइट. चाइना रिमेन्स इंडियाज बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट. और ये 97-98 में जॉर्ज फर्नांडिस साहब, जो हमारे उस समय श्री जॉर्ज फर्नांडिस थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर, वो तब भी कह चुके थे. लोगों ने मजाक भी उड़ाया. उसके बाद कारगिल हो गया, तो लोगों को मजाक उड़ाने का और वजह मिल गई कि साहब पाकिस्तान के साथ जंग हो रही है, ये बंदा कह रहा है पाकिस्तान थ्रेट ही नहीं है, और यहाँ पे पाकिस्तान अटैक कर रहा है, कारगिल पे आ गया पाकिस्तान. बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, हिस्ट्री हैज प्रूव्ड हिम करेक्ट. Our single biggest national security threat is external security threat is China. Now internal security threats बड़ी है, internal security threats. और हमारी जो सबसे बड़ी internal security threat है, जो मैं समझता हूँ चीमा साहब, वो 2-3 है. रेड कॉरिडोर देखिए, वो श्रिंक हो गई. वो एक जमाने में बड़ी लहीम शहीम हुआ करती थी, बड़ी हुआ करती थी. वो बहुत हद तक शिफ्ट हो गई. जहां जहां रोड्स अंदर चली गई, डेवलपमेंट चली गई, नक्सल्स अब उतना पावर उनका स्वे नहीं है जितना एक जमाने, आज से 10 साल पहले था, वो नहीं है, बहुत कम हो गया है. एक तो ये चीज है. दूसरी चीज है कि मुझे लगता है कि जिसको हम कहते हैं कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा. और कुछ कुछ एरियाज में चीमा साहब, जो इन प्लेसेस लाइक हैदराबाद, इन प्लेसेस लाइक केरला,
there is a lot of extremism that is happening, which is a security threat for us. एक्सट्रीमिज्म बहुत है. केरला से कई लड़के गए हैं इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ने के लिए, ठीक है. दे वर कन्विंस्ड, कुछ वापस आए, कुछ वहीं पे रह गए, कोई बाद में आए, कोई रेडिकलाइज होकर आए, ये सब चीजें. मैं केरला में भी था, मैंने इसके ऊपर बात भी सुनी है कि एक था कि एक जमाने में जब इंडिया इतना वेल ऑफ नहीं था, तो केरला में तो बहुत एक वो है ना कि लोग जाते हैं गल्फ में, और दे बिकॉज हाईली एजुकेटेड पीपल एंड वेरी इंटेलिजेंट पीपल. तो वहां पे जो मुस्लिम्स गए थे केरला, देन दे एक्सेप्टेड, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं कर रहा, दे एक्सेप्टेड द अरबिक, द वहाबी और द सलाफी वर्जन ऑफ इस्लाम. और वहां पे दिमाग में ये बात आई कि देखिए इतनी खुशहाली है. एक कॉन्सेप्ट बात, मैं आपको कंसेप्चुअल लेवल की बात बता रहा हूं, मैं सच्चाई की बात नहीं कर रहा चीमा साहब, मैं कॉन्सेप्चुअल लेवल की बात कर रहा हूं. ये सच नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, ये कॉन्सेप्चुअल लेवल है. इसमें ये बोला कि साहब देखिए, लोग आते थे, हमें याद है पहले पहले जो केरला से आएगा तो टीवी लेकर आएगा, फ्रिज लेकर आएगा. तो इंडिया की इकोनॉमी उस समय क्लोज थी, मैं 80s की बात कर रहा हूँ, 70s की बात कर रहा हूँ. तो वहां से फ्रिज लेकर आ जाएगा, वॉशिंग मशीन लेकर आ जाएगा, कुछ ऐसी चीजें लेकर आएगा जो इंडिया में आमतौर पे एक जमाने में नहीं मिलती थी, राइट. एक जमाने में नहीं मिलती थी, 80s 70s में बहुत मुश्किल से मिलती थी, बड़ी महंगी हुआ करती थी. बात ये थी कि ये एक अंडरस्टैंडिंग गई, ये एक तासुर गया जो इंडिया के कई मुस्लिम्स गल्फ में थे कि इफ दिस इज द ट्रू वर्जन ऑफ इस्लाम एंड इफ यू फॉलो दिस वर्जन ऑफ इस्लाम, अल्लाह विल ब्लेस यू विद बाउंटीज. आपको ये जो आपका मटेरियल जो वेलबींग है, आपका जो तेल मिला है आपको, या आपके घर में अच्छी अच्छी चीजें हैं, आपके पास 2-2 गाड़ियां हैं, घर में एयर कंडीशन है, आप एक लग्जरी की लाइफ जी रहे हैं, दैट इज बिकॉज यू आर अ गुड मुस्लिम एंड दिस इज द रियल थिंग. ये कई लोग ये चीज सीख कर आए वहां से ना. अब तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुद कह रहे हैं कि देयर शुड बी अ माइल्डर वर्जन ऑफ इस्लाम, और जो अंडरस्टैंडिंग, तो उन्होंने बोला कि मैं हदीस को नहीं मानता, मैं सिर्फ कुरान शरीफ को मानता हूँ, और ये सब चीजें उन्होंने करी हैं. तो धीरे 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 वहां पे भी चेंज हो रहा है. लेकिन हाँ, food security for our people for a very long time, because we are going to become the most populous nation next year or after that, right? So food security will be one very very big challenge. Energy security हमारे लिए बहुत होगी. We are spending too much of money, चीमा साहब, on fuel. हमें और जिस तरीके से गवर्नमेंट हमारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स रोल आउट कर रही है, दैट इज प्रेज वर्दी. बहुत मेहनत हो रही है इसके ऊपर, और जबरदस्त स्पीड से वो रोल आउट हो रही है हमारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, और जिस तरह हम शिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे उसके ऊपर. आज की तारीख में मैं कहीं पढ़ रहा था कि दिल्ली में 25% ऑफ द व्हीकल्स और 20% ऑफ द व्हीकल्स आर ईवीज. हाँ, दिल्ली में. अब वो धीरे धीरे वो बेसिकली स्मॉलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ई रिक्शा, स्कूटर्स, इसमें था, बट नाउ इट इज कमिंग ऑन टू बिग कार्स. तो अभी आप घर से निकलेंगे तो आपको 3-4 गाड़ियां दिख जाएंगी जो कि प्योर इलेक्ट्रिकल हैं. उस पर भी काम चल रहा है. तो एनर्जी सिक्योरिटी इज अनदर थिंग. देन रेडिकलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ये हमारे ऊपर बहुत. नक्सलवाद, मैं इतना बड़ा इसको चीमा साहब थ्रेट अब नहीं समझता, जो 5 साल पहले भी मैं आपको बोलता. थ्रेट अभी भी है नक्सलिज्म, मैं ये नहीं कह रहा कि चला गया है, लेकिन इट इज नॉट दैट बिग अ थ्रेट. आई थिंक फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, चाबियां यहाँ पे हैं. और जो एक्सट्रीमिज्म है, जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है, जो बाहर से लेकर आए लोग, क्योंकि इंडिया में ऐसा कभी नहीं था. इंडिया में जो कल्चर था ना, वो कभी ऐसा था नहीं. मतलब ज्यादातर मतलब पंगे होते थे, फसाद होते थे, राइट्स भी इंडिया में बड़ी कॉमन थी, हिंदू मुस्लिम राइट्स, इवन आफ्टर 1947 बहुत कॉमन थी, होती थी, इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के दौरान. लेकिन वो एक जो चेंज आया है ना, दैट अलकायदा वाला, इस्लामिक स्टेट वाला, वो आइडियोलॉजी, वो इंडिया में नहीं थी, वो अभी आई है पिछले 10 साल में, विच आई थिंक इज वेरी डेंजरस. तो ये सब चीजें हो रही हैं. मैं इसको थोड़े से मैं अगला जो आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा था वो तो इंडिया सऊदी अरब पे करना चाह रहा था, लेकिन ये जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया है, आपने बेसिकली जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को डिस्कस किया है, मैं उसमें तो नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मैं ये जो एक्सट्रीमिज्म वाली बात है, ये बात करना चाहता हूँ आपसे. ये बताइएगा कि ये जो आए रोज खबर मिल रही है कि फलां शहर से इतने मदरसे बंद हो रहे हैं, उस स्टेट से इतने मदरसे बंद हो रहे हैं, और जैसे आपने ये एक्सट्रीमिज्म का किया कि कुछ लोग जो थे वो गए लेट्स से मिडिल ईस्ट में और वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम आया, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये एक सिस्टेमिक, ऑर्गेनाइज्ड एक और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड थ्रेट है, या कि ये पॉकेट्स में आप इसको समझते हैं कि ये जो मजहबी इंतहा पसंदी है? क्योंकि अगर आप एक रिलीजियस इस्लामिक जो एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में एक और तबका भी है जो कह रहा है कि जैसे हिंदू जो है वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, और वो भी
द सेम वे मुसलमानों की प्रॉपर्टीज डैमेज हो रही है, ऑल दैट। तो ये जो मुसलमानों का है कि मदरसे बंद हो रहे हैं मुख्तलिफ स्टेट्स में, तो आप इसको ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चरल, सिस्टेमिक समझते हैं, या क्या आप समझते हैं ये पॉकेट्स हैं? चीमा साहब, मैं अपना स्टेटमेंट ऐसा नहीं देना चाहता कि लोग समझे कम्युनल स्टेटमेंट है, लेकिन सच है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हिंदू बम लगा के फट गया कहीं पे और उसने मार्केट में 50 बंदे मार दिए, समथिंग लाइक दैट। ये आपको दिखेगा नहीं। लेकिन अ, अपनी बात, सॉरी कार्डन लगो, लेकिन ये तो हुआ है कि हिंदू ने मुसलमान को मारा या मुसलमान ने हिंदू को इंडिविजुअली मारा, बॉम्ब लगा के ना मारा हो, लेकिन वैसे तो मरे हैं ना, ये तो नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। ये आज से थोड़ा ना हो रहा है चीमा साहब। हाँ, ये आजादी के पहले से हो रहा है। मैं आपको यही तो बता चुका हूँ कि इंडियन हिंदू मुस्लिम राइट्स ये 100 यस, साल से हो रही हैं। जब अंग्रेज थे तब भी हो रहे थे। ये दोनों एक दूसरे को तब काट रहे थे। ये आज नहीं काटना शुरू करा इन लोगों ने, राइट? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि चीमा साहब, ये बोथ एट अ पर्सनल लेवल भी है और इंस्टीट्यूशनल भी है। जैसे कि यू नो पीएफआई है, राइट? सिमी है, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस है विद इन इंडिया हु इनके इनके उंगलियों के निशान पाए गए हैं। द फिंगरप्रिंट्स हैव बीन मिसिंग इन वेरियस एक्ट्स ऑफ टेरर। ये लोग करते हैं। लार्जली द मुस्लिम सोसाइटी इन इंडिया इज पीसफुल, लार्जली लार्जली। लेकिन हैं ऐसे लोग जो कि, देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि हम आपने लिंचिंग हो गई किसी की, मुसलमान की हो गई, हिंदू की हो गई, ठीक है? आपने घर में आग लगा दी, लोगों को मार दिया। ये हिंदुओं में भी हुआ है, मुसलमानों में भी हुआ, दोनों तरफ हुआ, ठीक है? These are not acts of terror. Mostly it is political violence. It is communal violence. एक दूसरे के लिए नफरत, right? Problem is when you want to achieve political aims through terror. फिर वो बन जाती है टेररिज्म। और टेररिज्म में ये है चीमा साहब यहाँ पे कि ये सबके लिंकेजेस है ना। दे डोंट, आपने बोला कि इंडिविजुअल है कि दिस थिंग, इनके लिंकेजेस हैं। जो श्रीलंका में ब्लास्ट हुए थे, दे वर ट्रेस टू केरला। जो श्रीलंका में किलिंग्स हुई थी वहां पे श्रीलंका में, दे वर ट्रेस बैक। तो ये दे वर ट्रेस बैक टू इंडिया, दे वर ट्रेस बैक टू केरला। तो बात ये है कि ये एक आइडियोलॉजी है चीमा साहब, ये एक आइडियोलॉजी। और मेरे काफी मुसलमान दोस्त हैं जो डिसएग्री करते हैं इस आइडियोलॉजी से। कहते हैं आराम से रहो, प्यार से रहो यार, तुम्हें क्यों इतनी क्या खुजली है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, प्यार मोहब्बत से रहो, क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसे लोग हैं जो ऐसी आइडियोलॉजी ला रहे हैं। तो वन ऑन वन किलिंग की बात नहीं कर रहा। व्हेन आई मेंशन टेररिज्म, आई एम सेइंग स्ट्रक्चर्ड, फोकस्ड। और ये बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है इंडिया के लिए, क्योंकि ऐसे हैं, स्लीपर सेल्स हैं उनके, और भी अलग अलग किस्म के काम करते हैं, अलकायदा वाले लोग हैं। इनफैक्ट रिपब्लिक टीवी ने बहुत बड़ा एक्सपोजे करा था आज से 2-3 साल पहले, बिफोर कोविड ना, वेयर ऑन कैमरा दैट पर्सन वाज सेइंग दैट। तो ये लोग क्या करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन तीन चीजों का इस्तेमाल करके ये जामा पहन के इंडियन सोसाइटी पे अटैक करते हैं, राइट? आप कुछ भी बोलें, इट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो आपको कोई कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। देश को कितना भी नुकसान हो उससे ना, कितना भी नुकसान हो मुल्क को, लेकिन आप बोल सकते हैं, तो आप बोलते हैं, ठीक है? अब दूसरी चीज है कि आपने बोला कि नहीं साहब, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, सबको हक है अपनी बात बोलने का, सब बराबर है, ये तो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वी हैव टू फाइंड अ बैलेंस विदाउट एंडेंजरिंग आवर डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी ताकत है हमारी डेमोक्रेसी। वो जैसी भी है चीमा साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी डेमोक्रेसी परफेक्ट है, उसमें भी कई परेशानियां हैं, कई चैलेंजेस हैं, लेकिन these 3-4 things are the main internal security challenges for India. हाँ जी गाइज, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भाई ये है कि मेजर साहब ने 2-3 टॉपिक हमने देखे हैं कि भाई मदरसे वाला, क्योंकि वो मेन टॉपिक था, और उसके पहले चाइना वाला। लेकिन चाइना और मदरसे वाला, चाइना की तरफ आएँ तो बिल्कुल एक अच्छा स्टेप हम इस चीज़ को मानते हैं कि चाइना अगर फोर्सेस पीछे हटा रहा है, इंडिया पीछे हटा रहा है, ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि भाई वो पीछे हटाएं और इनकी तिजारत खुले और उनको भाई फ़ायदा हो और कुछ हमारी तरफ भी आए। तो खैर, अगर ये बात की जाए कि भाई चाइना फिर से आगे आएगा, तो ये भी इसमें कोई शक नहीं है कि भाई चाइना कल को फिर आ सकता है। मेजर साहब की ज़ुबानी बात कर रहे हैं, तो हो सकता है वो फिर आएगा, हो नहीं सकता वो आएगा भाई, ये भी लगता है, क्योंकि इस वक्त उनका जो सारा रुझान है, सारा वो है भाई ताइवान की तरफ, अमेरिका की तरफ। इस वक्त उनको वो खोखला करने पे लगा हुआ है अमेरिका, जैसे वो करता है, ऐसे नहीं करता कि भाई डायरेक्ट जंग वार स्टार्ट कर दी ना।
वो सबसे पहले भाई असल में मेजर साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि अगला जो है ना वो आपको सही जो निज़ाम का या आगे किस तरह चलना है या अभी क्या डिसाइड हो रहा है या कर रहे हैं वो पता चलेगा SCO की मीटिंग जो हो रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई कोई जिसमें सारे जो है ना वो इकट्ठे हो रहे हैं, पुतिन भी आ रहा है, हाँ। शी जिनपिंग भी आ रहे हैं, मोदी जी भी आ हैं, रहे शहबाज और गिल भी हैं भाई। शहबाज गिल नहीं भाई वही शहबाज गिल इधर जेल से छूट कर जाएगा उधर। यार वही और है हमारे प्राइम शहबाज, मिनिस्टर जो वही है ना, शहबाज है और भाई नया शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो भी जा रहे हैं। लेकिन ये है कि अभी तक उसकी मोदी जी के साथ कोई ऐसी मीटिंग डिसाइडेड नहीं है। लेकिन कल से कुछ चला रहे थे कि जो है ना वो शहबाज शरीफ ने मिलने से इनकार कर दिया। हालांकि इसका जो है ना वो दूर दूर तक इंडिया को पता भी नहीं होगा, इंडिया के जो ऑफिशियल है कि हमने तो उनके शहबाज साथ शरीफ इस तो तरह ना की हो बात गया की। भाई, लेकिन वहाँ जो पे जो है बाइडेन ना ही वो होगा। आपको मेजर पता चलेगा कि वहाँ पे जो है ना वो किस सिमत जो है ना वो किसके रिलेशन किस तरफ जो है ना वो झुकाव है उसका। बिल्कुल क्योंकि सारे इकट्ठे होंगे फिर पता चलेगा कि कौन किस तरफ जो है ना वो जा रहा है। अभी जो हो रहा है वो भी बेहतरी के लिए हो रहा है। लेकिन देखा जाए ना भाई मेरे तो चाइना ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया है। एक जियो पॉलिटिक्स आप देखे ना, चाइना मतलब के फोर्सेस पीछे हटा रहा है। सोचने वाली भाई बात क्या है। रीजन है भी, ये जो पीछे रीजन है ना वो रीजन हमें जो कोई हर मेजर बंदे साहब ने एक्सप्लेन अच्छा किया, उन्होंने 2-3 रीजन बताए, शायद ये हो, लेकिन कुछ और भी रीजन हो सकता है। मैं तो बिल्कुल मेजर की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो आने वाला जो अब चाइना को जो थोड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है इकोनॉमिकली, उसमें जो है ना वो उसको करीब तरीन जो है ना वो इंडियन मार्केट जो है ना वो नज़र आ रही है। जिसमें आपके सामने लास्ट कुछ दिनों से एक न्यूज़ चल रही थी कि जो चाइनीज़ मोबाइल हैं स्मार्टफोन बंद हो जाएंगे भाई, लेकिन अब वो मामला क्लोज हो गया है। ठीक है, तो इस हवाले से जो है ना वो कोई इस तरह का जो है ना वो निज़ाम आगे लग रहा है कि आएगा जिसमें जो है ना वो दोनों कंट्रीज़ इकोनॉमिकली एक दूसरे को लेकर, लेकिन रिलेशन उस हद तक नहीं जाएंगे जिस हद तक हम सोचते हैं या जिस तरह हम कहते हैं कि भाई भाई। क्योंकि पहले भी आपको पता है, याद होगा कि नहीं, कि जो भाई वाला सिस्टम है ना वो पहले चाइना ने ही शुरू किया था। बिल्कुल इंडिया के साथ, और इंडिया के साथ वही शुरू करता है। बिल्कुल उस वक्त भी उन्होंने शुरू किया क्योंकि उस वक्त उनको कुछ नज़र आ रहा था, लेकिन बाद में वहाँ मामला तो गड़बड़ हो गए। इसी तरह हमने इधर से शुरू किया, लेकिन जब हमने आप देखा कि भाई ये खोखला काम है, ये तो काम खराब, या पैसे नहीं दे रहा, या जो भी पैसे नहीं दे रहा तो खत्म करते हैं, तो ओके ओके बाय बाय, अब कोई नया पैसे के लिए। आज आपको उन्होंने 20 टन भेजे हैं। हाँ, ये है कि आज उन्होंने इमदाद भेजी है डायरेक्ट उधर ग्वादर में। वहाँ पे पहले उनकी जो चाहे खाने किसी और नहीं है, लेकिन कम से कम भेज रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें जो इतना भी ना शुक्र ना करें, ना शुक्र है। रियलिटी तो आप बता ही सकते हैं ना। नहीं भाई बताएंगे, सबको पता है, बताने वाले क्या, जो देख रहे हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह भाई जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी हर वक्त नज़र होती है भाई इधर उधर। जो दरमियान में ये छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं ना, जिस तरह उन्होंने कल ही हमने वीडियो बनाई है कि पैसे दो तो हम आपका काम करेंगे। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा कि शी जिनपिंग शहबाज शरीफ से मिलते हैं कि नहीं, तब ये हुकूमत का भी पता चलेगा कि खुश हैं या नहीं है। बिल्कुल भाई, मेन पॉइंट तो हम भी नोट कर रहे हैं इधर। वेट अगले महीने है ना, ये मुझे लगता है सितंबर में ही है। नहीं, इसी महीने है भाई, 15 सितंबर को है। अच्छा इस बाद है। अच्छा फिर तो भाई मौका सर पे आया, देखेंगे, मजा आएगा भाई। मिलेगा नहीं क्योंकि इसने उसके बाद यूएस से चले जाना है, यूएन में, वहाँ पे इसकी तकरीर है। शहबाज, क्या बात है भाई, हमारा तो वजीर आजम भाई बड़ा आदमी बन गया। खैर नहीं, आज वो इमरान खान को भी ट्वीट कर बोल रहा था कि आप जलसे करें, जो दिल करें, हमारा रुझान एक और साइड पर है, सैलाब जिंदगान की तरफ है, सैलाब की तरफ हमारा आपको सीरियस खादम है। क्या बात है भाई, ट्वीट देखकर मैं खुद परेशान रह गया, क्योंकि वो खादम है ना भाई। बिल्कुल भाई, ऐसे होते हैं वजीर आजम भाई, देख लें कि वो तब से सैलाब की तरफ उनका रुझान है, किसी तरफ और नहीं है। और ऐसा वजीर आजम ही हम भाई चाहते थे, जैसा हमको ड्रीम वजीर आजम भाई मिल गया भाई, ड्रीम वजीर आजम। ये गलत बात है, चाहते हैं भाई वही जो खिदमत करेगा। जबरदस्ती का बना हुआ है, वज़ीर आज़मशिप उसमें नहीं है, वो है तो एक पता ही है जो। खैर भाई वीडियो काफ़ी अच्छी थी। नेक्स्ट जो मदरसे वाली जो बात मेजर साहब चीमा साहब ने क्वेश्चन किया है, वो उस पर थोड़ा बहुत बोलना चाहिए भाई, क्योंकि पुराने मामला चलते ही आ रहे हैं। चलो खैर फिर वीडियो करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई, और कमेंट में ज़रूर कीजिएगा।